नमस्कार दोस्तों, आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी शुरुआत कर रहे हैं। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा जो पहला टॉपिक है ये है राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। इसमें एक तो है आंतरिक अपवाह तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र। 3 अपवाह तंत्र हैं। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये 3 प्रकार से है। आंतरिक अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक है अरब सागर का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में राजस्थान की जो नदियां हैं वो आती हैं। राजस्थान से बहने वाली जो नदियां हैं, जिन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है ना, उनको तो बोलते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और ऐसी नदियां जो अपना पानी अरब सागर की ओर लेकर जाती हैं वो आती हैं अरब सागर के अपवाह तंत्र में। और ऐसी नदियां जिनका पानी कोई भी सागर में नहीं जाता है, ना ही तो बंगाल की खाड़ी में और ना ही अरब सागर में, तो वो नदियां आती हैं आंतरिक अपवाह तंत्र में। और राजस्थान का जो आंतरिक अपवाह तंत्र है ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। ये कुल अपवाह तंत्र का 60.2% है, लगभग 2/3 भाग में है। कुल अपवाह तंत्र का लगभग 2/3 भाग कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है ये है 22.4% और अरब सागर का अपवाह तंत्र है ये है 17.4%। इन तीनों अपवाह तंत्र में आने वाली नदियों को हम जानेंगे कि कौन सी नदी कौन से अपवाह तंत्र में आती है। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं बनता है कि नदी का नाम आता है और पूछते हैं कि ये कौन से अपवाह तंत्र का भाग है, या अपवाह तंत्र का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी नदी आती है। तो सबसे पहले जानेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र में आने वाली नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र में आने वाली सबसे लंबी जो नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी ये भारत की सबसे लंबी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। ये भारत की सबसे लंबी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। और ये राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजरती है, यानी प्रवाहित होती है। घग्गर नदी है ये राजस्थान के उत्तरी भाग से प्रवाहित होती है, जिसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले आते हैं। उसके बाद हम बात करें, एक है कांतली नदी। कांतली नदी ये राजस्थान की सबसे लंबी अपवाह तंत्र की है। घग्गर भारत की सबसे लंबी है और कांतली है ये राजस्थान की सबसे लंबी है। राजस्थान की सीमा के अंदर प्रवाहित होने वाली, सीमा के अंदर सबसे लंबी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है कांतली नदी। उसके बाद हम बात करते हैं काकनी, काकने या मसूरदी नदी। काकनी, काकने या मसूरदी नदी। काकनी, काकने या मसूरदी नदी ये जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। ये राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह की नदी है। ये राजस्थान की सबसे छोटी क्या है? अंतः प्रवाह की या आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक नदी है साबी नदी। साबी नदी ये आंतरिक अपवाह तंत्र के भाग में आती है। इसके अलावा बात करें रूपारेल नदी। रूपारेल नदी एक नदी आती है, इसमें कुकुंद। कुकुंद नदी भरतपुर जिले में बहती है। और एक इसमें आती है दर्ववती नदी। दर्ववती नदी है ये जयपुर जिले में बहती है। दर्ववती नदी, इसी को अमानी साहे का नाला बोलते हैं। इसी नदी को क्या बोलते हैं? अमानी साहे का नाला। अमानी साहे का नाला। घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी, काकने या मसूरदी नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, कुकुंद नदी,
द्रव्यवती नदी, इसी को अमानी सहायका नाला ही बोलते हैं। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो सांबर झील में अपना पानी लेकर आती हैं, सांबर झील में आकर गिरती हैं। उन नदियों की हम बात करें, वो भी कौन से, आंतरिक अपातंत्र का ही भाग है। तो सांबर झील में जो नदियां पानी लेकर जाती हैं, सांबर झील में अपना पानी लेकर जाने वाली नदियों की हम बात करें, यहां लिख लेते हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी सांबर झील में लेकर जाती हैं, वो भी आंतरिक अपातंत्र में ही आती हैं। कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं? सांबर झील में अपना पानी लेकर जाने वाली नदियों में हम बात करें, एक तो है खंडेला नदी, खंडेला नदी, एक है मंथा या मेंढा नदी। ये सांबर झील में सबसे ज्यादा नमक लेकर आती है, मंथा या मेंढा। एक इसमें आती है रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ नदी, और एक इसमें आती है खारी नदी, खारी नदी। राजस्थान में सांबर झील में अपना पानी लेकर आने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं? खंडेला नदी है, मंथा या मेंढा नदी है, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी। ये सभी नदियां आंतरिक अपातंत्र में आती हैं। आंतरिक अपातंत्र में आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? घग्गर नदी है, कातली, काकनी, काकने या मसूरती नदी, सापी नदी, रूपारेल नदी, कुकुंद नदी। इसके अलावा बात करें द्रव्यवती या इसी को अमानी सहायका नाला भी बोलते हैं। और कुछ नदियां जो हैं वो अपना पानी सांबर झील में लेकर जाती हैं, ये भी आंतरिक अपातंत्र में आती हैं। और सांबर झील में पानी लेकर आने वाली नदियों में खंडेला नदी, मंथा या मेंढा नदी, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी। ये नदियां सांबर झील में अपना पानी लेकर जाती हैं। तो आंतरिक अपातंत्र है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा अपातंत्र है और कुल अपवाह तंत्र का 60.2% है ये, यानी लगभग कुल अपातंत्र का 2/3 भाग है ये, ठीक है। उसके अलावा बात करें बंगाल की खाड़ी में पानी लेकर जाने वाली नदियां, ये कुल अपातंत्र का 22.4% है। इसमें एक तो आती है चंबल नदी, चंबल नदी, और एक इसमें आती है गंभीर नदी, चंबल और गंभीर नदी। पहले बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा जो नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में ही आती थी। लेकिन वर्तमान में ये जो बाणगंगा नदी है ये आंतरिक अपातंत्र में आती है, यानी भरतपुर जिले में ही ये इसका समापन हो जाता है। बाणगंगा जो नदी है इसका समापन भरतपुर जिले में ही क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, जिसके कारण से वर्तमान में बाणगंगा जो नदी है ये आंतरिक अपातंत्र में आती है। बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में राजस्थान की 2 ही नदियां आती हैं वर्तमान में, एक तो चंबल नदी और दूसरी है गंभीर नदी। फिर बात करें अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरब सागर के अपवाह में एक तो है लूणी नदी, लूणी नदी। इसके अलावा बात करें साबरमती नदी, साबरमती नदी। एक है पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी, और एक है माही। ये 4 नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी, अपना जल अरब सागर की ओर लेकर जाती हैं। ये अरब सागर के अपातंत्र में आती हैं। तो राजस्थान का जो अपातंत्र है ये 3 प्रकार से है। एक तो आंतरिक अपातंत्र है, बंगाल की खाड़ी का अपातंत्र और अरब सागर का अपातंत्र। ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती हैं वो आती है बंगाल की खाड़ी के अपातंत्र में।
और ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर लेकर जाती हैं वो अरब सागर के आपात तंत्र में आती हैं। और कुछ ऐसी नदियां भी ऐसी भी हैं जिनका पानी ना ही तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है। मरुस्थल में क्या हो जाती हैं, वो विलुप्त हो जाती हैं, वो आती हैं आंतरिक आपात तंत्र में। और राजस्थान का सबसे बड़ा आपात तंत्र है आंतरिक आपात तंत्र, ये लगभग 2/3 भाग में है कुल आपात तंत्र के, 60.2%। इसमें घग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी काकने या मसूरती नदी, साफी नदी, रूपारेल नदी, इसके अलावा कुकुंद नदी, द्रव्यवती नदी, इसको अमानी सहायक नाला भी बोलते हैं द्रव्यवती नदी को। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी सांबर झील में लेकर आती हैं, वो भी आंतरिक आपात तंत्र में ही आती हैं। कौन सी हैं? खंडेला नदी, मंथा या मेंढा नदी, रूपनगढ़ नदी और खारी नदी। बंगाल की खाड़ी के आपात तंत्र की बात करें तो इसमें आती है चंबल नदी और गंभीर नदी। बाणगंगा नदी पहले बंगाल की खाड़ी के आपात तंत्र का ही भाग थी। अब वर्तमान में ये जो नदी है ये भरतपुर में ही इसका समापन हो जाता है, इसलिए ये आंतरिक आपात तंत्र में आती है वर्तमान में बाणगंगा नदी। और इनकी सहायक नदियां हैं, ये जो नदियां हैं इनकी सहायक नदियां भी बंगाल की खाड़ी के आपात तंत्र में ही आएंगी। ठीक है, फिर हम बात करें अरब सागर का आपात तंत्र। इसमें लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास और माही नदी, ये 4 नदियां आती हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।